कोई अपने बदले के लिए किस हद तक जा सकता है, अगर ये जानना हो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकती है। ये एजेंसी इतने खुफिया तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देती है कि दुनिया में किसी को भनक तक नहीं लगती। इसके एजेंट्स बेहद डेंजरस और लगभग इम्पॉसिबल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में मोसाद के नाम का डंका बजता रहा है। आज की कहानी भी उन्हीं ऑपरेशंस में से एक की है, जिसे मोसाद ने 1972 में म्यूनिख समर ओलंपिक्स के दौरान मारे गए 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला लेने के लिए शुरू किया था। इस ऑपरेशन को राथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था, जिसका मतलब होता है ईश्वर का गुस्सा। मोसाद ने अपने इस ऑपरेशन को 20 साल तक जारी रखा, जिसे पूरा करने के लिए उसने कई देशों की सीमाएं भी लांघ दी। मोसाद ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को ऐसे चुन चुन कर दर्दनाक मौत दी कि पूरी दुनिया उनके कारनामे से हैरान रह गई। उसके एजेंट्स कभी महीनों तो कई बार सालों तक अपने टारगेट का पीछा करते। जब उनसे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा लेते तो वो उसे एलिमिनेट करने से 1 घंटा पहले उसकी फैमिली के पास फूलों का गुलदस्ता और एक कंडोलेंस कार्ड भेजते, जिसमें लिखा होता, याद रखो, हम ना तो कभी भूलते हैं और ना माफ करते हैं। इसके बाद वो दुश्मन को 11 गोलियां मारकर छलनी कर देते। ये उनका म्यूनिख में मारे गए अपने 11 खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट देने का तरीका था। सैकड़ों पेचीदगियों और मुश्किलों से भरा ये ऑपरेशन इजराइल ने तब तक जारी रखा जब तक कि उसने अपने खिलाड़ियों के एक एक कातिल को मिट्टी में नहीं मिला दिया। तो आइए जानते हैं क्या था इजराइल का ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने इसको कैसे अंजाम दिया, आखिर कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में घुसकर मोसाद ने एक एक कर अपने सभी दुश्मनों को खाक में मिलाया। The Munich Olympics took a tragic turn. Palestinian gunmen attacked the Israeli team. In the early morning hours, 8 Palestinian terrorists, disguised in tracksuits, scale a chain-link fence and sneak into the Olympic Village. 11 people were killed after a botched rescue operation. The attack caused a deep rift between Germany and Israel. Ali Hassan Salameh, the man the Mossad wanted most, was still at large. कहानी की शुरुआत 5 सितंबर 1972 से होती है, जब वेस्ट जर्मनी के म्यूनिख शहर में समर ओलंपिक्स चल रहा था, जिसमें इजराइल सहित 122 कंट्रीज के खिलाड़ी अपने अपने देशों को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। वेस्ट जर्मनी इस समय अपने आप को दुनिया के सामने एक ऐसे शांति प्रिय देश के रूप में पेश कर रहा था जो अग्रेसिव नेशनलिज्म के खिलाफ था। यही वजह थी कि वेस्ट जर्मनी के ऑर्गेनाइजर्स ने इस ओलंपिक को गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय का नाम दिया था, और ओलंपिक विलेज का माहौल ओपन एंड फ्रेंडली रखने के लिए उन्होंने यहाँ सुरक्षा के कुछ खास कड़े बंदोबस्त भी नहीं किए थे। इसी ढील का फायदा उठाकर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक सितंबर इस शांति और खुशी के खेल को मौत के खेल में बदल देना चाहता था। ब्लैक सितंबर के मिलिटेंट्स म्यूनिख ओलंपिक्स विलेज में घुसकर इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बनाना चाहते थे, ताकि इसके सहारे इजरायली गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर इजराइल की जेलों में बंद 234 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करवाया जा सके। इसी खौफनाक इरादे से 5 सितंबर 1972 की सुबह 4:30 बजे ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी एथलीट्स जैसे हूबहू स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहनकर यहाँ की 10 फुट ऊंची फेंस को कूदकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही 8 आतंकी इजरायली क्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगे और वहां पहुंचते ही राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स हाथों में लेकर जोर जोर से धक्का मारकर इजरायली प्लेयर्स के दरवाजों को खोलने लगे। तभी उन्हें ऐसा करते इजरायली रेसलिंग रेफरी योसेफ गटफ्रूंड और रेसलिंग कोच मोशे वीनबर्ग ने देख लिया। हथियारों को देखकर उन्हें सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी। वो दोनों इन आतंकियों से भिड़ गए और जोर जोर से चिल्लाकर सभी इजरायली खिलाड़ियों को वहां से भागकर जान बचाने को कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर जहां कुछ इजरायली एथलीट्स बचने के लिए दूसरे कंपाउंड में भागने लगे, तो वही इजरायली वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो उन दोनों का साथ देकर आतंकियों को रोकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान तीनों ने एक आतंकी को घायल भी कर दिया, लेकिन तभी बाकी के आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे योसेफ रोमानो और मोशे वीनबर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि योसेफ गटफ्रूंड को उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद आतंकियों ने एक एक कर पूरे 9 इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया और जर्मन गवर्नमेंट के सामने इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की।
जर्मन गवर्नमेंट ने इसके लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर से बात की, लेकिन उन्होंने आतंकियों की किसी भी मांग को मानने से इनकार कर इजरायली खिलाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट से वहां अपनी टीम को भेजकर एक सीक्रेट ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी ओलंपिक कमेटी खेल को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए जर्मन अथॉरिटी ने इजराइल को यहां ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं दी, पर उन्हें भरोसा दिलाया कि जर्मन फोर्सेस इजरायली प्लेयर्स को कुछ नहीं होने देंगे। इजराइल द्वारा डिमांड्स के ठुकराए जाने के बाद आतंकियों ने जर्मन अथॉरिटीज के सामने एक अलग डिमांड रखी, जिसमें उन्होंने एक प्लेन की मांग की जिससे वो अपने साथ सभी इजरायली हॉस्टेजेस को इजिप्ट की राजधानी कायरो ले जा सके। जर्मन अथॉरिटीज ने आतंकियों की इस डिमांड को मान लिया और इन सब के बीच इजरायली एथलीट्स को रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें तय हुआ कि जैसे ही आतंकी एयरपोर्ट पर प्लेन में सवार होने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तभी वहां छिपे हुए वेस्ट जर्मनी के स्नाइपर्स उन्हें अपना निशाना बनाकर सभी इजरायली एथलीट्स को छुड़ा लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वेस्ट जर्मनी के पास आतंकियों का सही आंकड़ा तक नहीं था। उन्हें केवल 5 आतंकियों का पता था, जबकि वहां 8 आतंकी मौजूद थे। आतंकियों के सही आंकड़े की जानकारी न होने के बावजूद 5 जर्मन स्नाइपर्स प्लान के मुताबिक फर्स्टेनफेल्डब्रक एयरपोर्ट के रनवे के आसपास पोजीशन लेकर आतंकियों के पहुंचने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद आतंकियों और हॉस्टेजेस को लेकर दोनों हेलीकॉप्टर्स एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद 2 आतंकी हेलीकॉप्टर से उतरकर प्लेन की चेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वहां उन्हें ऑन बोर्ड होने के लिए कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता, तो आतंकी तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ट्रैप है और वो दौड़कर वापस हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगते हैं। इतने में जर्मन स्नाइपर्स उन पर गोलियां चला देते हैं। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में बचने की कोई उम्मीद ना देखकर एक आतंकी हॉस्टेजेस से भरे हेलीकॉप्टर पर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है और हॉस्टेज बनाए गए सभी 9 एथलीट्स मारे जाते हैं। इस मुठभेड़ में जर्मन स्नाइपर्स भी 5 आतंकियों को मार गिराने में सफल रहते हैं, जबकि 3 को जिंदा पकड़ लिया जाता है। अपने 11 इजरायली एथलीट्स की मौत से इजराइल में हंगामा मच गया। वहां की जनता गुस्से में अपनी ही सरकार को कोसने लगी और कातिलों को कड़ी सजा देने की मांग करने लगी। गोल्डा मेयर, जो पहले से ही इस इंसिडेंट से परेशान थी, उन पर जल्दी ही कोई एक्शन लेने का प्रेशर बढ़ने लगा था। सालों से इजराइल मौत के बदले मौत वाली थ्योरी को फॉलो करता आया था, इसलिए अगले ही दिन गोल्डा मेयर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मोशे डायन और मोसाद के टॉप ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन्होंने कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने का फैसला किया। मीटिंग के अगले ही दिन इजराइल ने सीरिया और लेबनान में पीएलओ के ठिकानों पर भारी बमबारी की, जिसमें करीब 200 पीएलओ मिलिटेंट्स मारे गए। बाद में फिर इजरायली फोर्सेस ने सदर्न लेबनान में घुसकर 100 से भी ज्यादा ऐसे घरों को तबाह कर दिया जहां पीएलओ मिलिटेंट्स छिपे हो सकते थे। इजराइल के इस एक्शन से इजरायली पब्लिक का गुस्सा तो कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन इजरायली अथॉरिटीज अच्छे से जानती थी कि उनके खिलाड़ियों के असली कातिल अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए एक जबरदस्त सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई। मोसाद ने पीएलओ, ब्लैक सितंबर और यूरोप में एक्टिव उसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस के कुल 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की, जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान मारा जाना था। ये सभी आतंकी दुनिया के कई देशों में छुप कर बैठे हुए थे, इसलिए इजराइल को बिना परमिशन के दूसरे देशों में घुसकर इन्हें मारना था, जिससे इजराइल को उन देशों के साथ रिलेशन खराब होने का भी डर था। यही वजह थी कि शुरू में गोल्डा मेयर इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में मोसाद ने उन्हें इसके लिए तैयार कर लिया। इस ऑपरेशन को मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल हरारी लीड कर रहे थे, जिसे अंजाम देने के लिए उन्होंने 5 यूनिट्स बनाई, जिनमें टोटल 15 एजेंट्स शामिल थे। सभी 5 यूनिट्स का नाम हिब्रू अल्फाबेट्स पर रखा गया था। उनकी यूनिट एलएफ में 2 ट्रेन किलर्स को रखा गया था, जिन्हें दूसरी यूनिट बेट के 2 गार्ड्स बैकअप देने वाले थे। तीसरे यूनिट हेथ के 2 एजेंट्स पर पूरे ऑपरेशन के दौरान सभी एजेंट्स के लिए होटल, अपार्टमेंट, कार्स और बाकी जरूरी चीजों का अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी थी। चौथी यूनिट एन में शामिल 6 से 8 एजेंट्स का काम टारगेट का पता लगाकर उसकी हर एक्टिविटी की खबर पहली यूनिट एलएफ और दूसरी यूनिट बेट के ट्रेन किलर्स तक पहुंचानी थी। इनका काम टारगेट के एलिमिनेट हो जाने के बाद सभी के लिए भागने का एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना भी था। आखिरी यूनिट कॉफ के 2 एजेंट्स का काम चौथी यूनिट एन की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके सभी के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का था। सभी एजेंट्स को इसे बेहद सतर्कता और सफाई के साथ अंजाम देना
गया था ताकि इन सब में कहीं भी इजराइल का नाम ना आ सके। इसके लिए सभी एजेंट्स दुनिया भर में ट्रैवल करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले थे। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो जाने के बाद मोसाद के सभी एजेंट्स अपने पहले टारगेट की खोज में निकल गए। उनका पहला टारगेट PLO के हेड यासिर अराफत का कजिन वेल ज़ुएतर था, जो कि इटली के रोम में रहकर PLO के लिए ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स ने नोटिस किया कि वो केवल रात के वक्त डिनर के लिए निकलता है और वापस से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। कई दिनों तक वेल ज़ुएतर को यूं ही ट्रैक किया जाता रहा और फिर एक दिन 16 अक्टूबर की रात को जब वो डिनर करके अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था, तभी उस पर एक के बाद एक 11 गोलियां दागकर उसे मार डाला गया। ये 11 गोलियां 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला थी। इस तरह इजराइल अपने दुश्मनों में डर बिठाकर उन्हें यह बताना चाहता था कि वो अपने सिटीजन्स के खून का बदला दुश्मनों की जान लेकर ही चुकाएगा। लेकिन मोसाद के पहले शिकार के मात्र 13 दिन बाद 29 अक्टूबर 1972 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल का गुस्सा और भी बढ़ा दिया। इस दिन ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने सीरिया के दमास्कस से वेस्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर जाने वाली लुफ्थांजा फ्लाइट 615 को हाईजैक कर म्यूनिक मैसेकर के बचे हुए तीनों कातिलों को रिहा करवा लिया। ऐसा करके ब्लैक सितंबर को लग रहा था कि उसने अपने साथियों को आजादी दिलाकर खुली हवा में सांसें लेने का मौका दिया है, जबकि इस तरह उसने मोसाद को मौका दे दिया था, जो अब कभी न कभी उन तीनों का पता लगाकर उनकी कहानी खत्म कर सकता था। अपने पहले टारगेट को खत्म करने के बाद मोसाद एजेंट्स दुश्मनों की लिस्ट के अन्य लोगों की खोज में लगे हुए थे। दिसंबर 1972 तक उन्हें महमूद हमशारी की लोकेशन का पता चल गया, जो फ्रांस में रहकर सालों से PLO के लिए काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए कई दिनों तक उसके अपार्टमेंट के आसपास छुपकर चक्कर लगाते रहे, लेकिन इस दरमियान हमशारी अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। इससे एजेंट्स को ये तो समझ आ गया कि उन्हें उसका दी एंड उसके घर में ही करना होगा, लेकिन इसके लिए भी उन्हें उसके घर में जरूरी सेटअप करना था, जिसके लिए उसका घर से बाहर निकलना जरूरी था। उसे घर से बाहर निकालने के लिए एक प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत एक एजेंट ने उससे एक इटालियन जर्नलिस्ट के तौर पर कांटेक्ट कर उसे इंटरव्यू के बहाने अपार्टमेंट से बाहर मिलने के लिए राजी कर लिया। तभी एक दूसरे एजेंट ने उसके फ्लैट में घुसकर उसके फोन में बॉम्ब लगा दिया। ये एक ऐसा बॉम्ब था जिसे फोन लाइन के जरिए कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता था। हमशारी को मौत तक पहुंचाने की पूरी तैयारी हो जाने के बाद 8 दिसंबर को जर्नलिस्ट बने उसी एजेंट ने उसको फोन कर पूछा, क्या मेरी बात महमूद हमशारी से हो रही है? जैसे ही हमशारी ने हाँ में जवाब दिया, ठीक उसी समय बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया गया और थोड़ी ही देर बाद वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस जोरदार हमले में हमशारी बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ हफ्तों के बाद ट्रीटमेंट के दौरान मर गया। यह वही हमशारी था जिसने म्यूनिक मैसेकर के अगले ही दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे अपनी जान का कोई डर नहीं है। उसे मोसाद ने अपनी जबरदस्त प्लानिंग से मारकर अपने एथलीट्स की मौत के जिम्मेदार लोगों को एक कड़ा संदेश दिया था। 2 शिकार कर चुके मोसाद एजेंट्स अपने अगले टारगेट हुसैन अल बशीर को दुनिया के चप्पे चप्पे में ढूंढ रहे थे। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें उसके सिप्रस के निकोसिया शहर में छुपे होने की खबर लगी। वो वहां PLO के ही एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन फतह के लिए काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स उसके डेली रूटीन पर नजर रखने लगे और एक दिन मौका पाकर होटल के जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था, वहां उसके बेड के नीचे एक बॉम्ब प्लांट कर दिया। 24 जनवरी 1973 की रात जब वो अपने होटल के कमरे में घुसा और अपनी मौत से बेखबर होकर सोने के लिए जैसे ही अपने बेड पर लेटा, वैसे ही बेड के नीचे रखा बॉम्ब भयानक तरीके से विस्फोट कर गया, जिससे उसके शरीर के चीथड़े हो गए और तुरंत उसकी मौत हो गई। जहां लगातार अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाकर मोसाद का हौसला बढ़ता जा रहा था, तो वही वो बदले की आग में यहां तक आ पहुंचा था कि उसे अब अपने दोस्त अमेरिका की भी फिक्र नहीं थी। यह तब देखने को मिला जब मोसाद के एजेंटों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट के लॉ प्रोफेसर बसेल अल कुबैसी को केवल इस शक पर निशाना बनाया कि उन्होंने म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स को मारने के लिए टेररिस्ट को वेपन सप्लाई करवाए थे। एक रात जब वो पेरिस में थे, तभी एक होटल से निकलते वक्त 2 शूटर्स ने उन पर 11 गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक अपने लोगों के मारे जाने से ब्लैक सितंबर के मिलिटेंट्स बौखलाए हुए थे और इजराइल से बदला लेने के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर की हत्या करना चाहते थे। जनवरी 1973 में गोल्डा मेयर इटली की राजधानी रोम में पोप पॉल 6 से मुलाकात करने वाली थी। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा गया था,
लेकिन ये जानकारी किसी तरह ब्लैक सितंबर के हाथ लग गई, जिसके बाद ब्लैक सितंबर का लीडर अली हसन सलामे गोल्डा मेयर और उनके साथ आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स की हत्या की प्लानिंग करने लगा। वो रोम के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट पर उनके प्लेन को लैंड करते ही मिसाइल से उड़ा देना चाहता था। सलामे ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए स्ट्रेला 2 मिसाइल्स को यूगोस्लाविया से एक बोट के सहारे इटली तक मंगवाया और फिर उन्हें रोम पहुंचाकर फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट के आसपास कहीं सीक्रेटली रखवा दिया। इसके बाद इटालियन पुलिस और मोसाद का ध्यान रोम से हटाने के लिए 28 दिसंबर 1972 को उसके साथियों ने बैंकॉक में इजरायली एम्बेसी पर हमला कर उसके 12 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। जहां इजरायली अथॉरिटीज ने किसी तरह अपने डिप्लोमेट्स को रिहा करवा लिया, तो वही मोसाद को सलामे द्वारा गोल्डा मेयर को मारने की प्लानिंग का पता लग गया। मोसाद ने इस इंफॉर्मेशन को इटली की एंटी टेररिज्म यूनिट डिगोस को फॉरवर्ड कर अलर्ट कर दिया। इसके बाद इटालियन अथॉरिटीज ने गोल्डा मेयर के रोम पहुंचने से पहले ही फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट की छानबीन शुरू कर दी। वहां उन्हें एक सस्पिशियस वैन दिखाई दी जिसमें कई आतंकी छिपे हुए थे। डिगोस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को गंभीर रूप से घायल करके स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस दौरान इस वैन से कुछ 6 मिसाइल्स बरामद की गई थी। साथ ही दूसरी वैन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया जिसकी छत पर मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे। इस तरह आतंकियों का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब तक मोसाद अपनी हिट लिस्ट के कई आतंकियों का शिकार कर चुका था, लेकिन आगे की राह उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी। इस बार उसके निशाने पर ब्लैक सितंबर और पीएलओ के 3 टॉप लीडर्स मोहम्मद यूसुफ अल नजर, कमाल अदवान और कमाल नासिर थे, जो बेरूट में ब्रिटिश और इटालियन फैमिली की कॉलोनीज के बीच एक 7 मंजिले मकान में रहते थे। यहाँ उनके घरों की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और यहाँ ऑपरेशन को अंजाम देने में ब्रिटिश और इटालियन सिटीजन्स की जान जाने का भी डर था। ऐसे में मोसाद ने ये काम अकेले ना करके इसमें इजरायली नेवी और एलीट कमांडो यूनिट सेरेत मतकल को भी शामिल कर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। इस ऑपरेशन के लिए जनवरी 1973 में मोसाद की एक महिला एजेंट नीलसन को बेरूट भेजा गया ताकि वो वहां रहकर तीनों टारगेट्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा कर सके। उसने वहां के लोगों का ये कहकर विश्वास जीत लिया कि वो लेडी हेस्टर स्टैनहोप की लाइफ पर एक टीवी सीरीज बनाने वाली है और इसीलिए यहाँ रिसर्च के लिए आई है। वो उन तीनों आतंकियों के पास वाले अपार्टमेंट में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उनके घरों की हलचल, आसपास की सुरक्षा और उनकी डेली एक्टिविटीज पर नजर रखने लगी। इधर इजराइल में ऑपरेशन के नेक्स्ट फेज की तैयारियां की जा रही थी। इस ऑपरेशन में सेरेत मतकल के 14 कमांडोज के साथ नेवी के स्पेशलिस्ट पार्टिसिपेट करने वाले थे। 3 महीने की तैयारी के बाद 6 अप्रैल 1973 को मोसाद के 6 एजेंट्स फेक ब्रिटिश, जर्मन और बेल्जियम पासपोर्ट के साथ बेरूट पहुंच गए, जिन्हें ऑपरेशन की यूनिट्स के लिए यहां पहले ही सभी जरूरी बंदोबस्त करके रखने थे। इसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल की रात को इजरायली नेवी की मदद से इजरायली कमांडोज भी बेरूट के समुद्र तट पहुंच गए। वहां पहले से मौजूद एजेंट्स ने उन्हें कार में बिठाकर टारगेट तक पहुंचा दिया। इन कमांडोज ने टूरिस्ट जैसी वेशभूषा बना रखी थी, जिनमें से कुछ ने लेडीज का गेटअप लिया हुआ था ताकि बिना किसी की नजर में आए वो आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सके। जल्दी ही सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर अपने अपने टारगेट की लोकेशन तक पहुंच गए और सभी ने एक ही समय पर हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया। कुछ कमांडोज ने मोहम्मद यूसुफ अल नजर के घर में काफी तेजी के साथ घुसकर उसे मार डाला। हमले के वक्त कमांडोज को वहां सुरक्षा दे रही लेबनीज पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे इस गोलीबारी में 2 पुलिस वाले और एक इटालियन सिटीजन भी मारा गया। जहां ये सब चल रहा था तो वही कमांडोज की 2 और टीम्स ने बहुत ही चालाकी से बाकी के दोनों टारगेट्स कमाल अदवान और कमाल नासिर का भी सफाया कर दिया। इसके बाद उन्होंने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाते हुए PLO और PFLP के करीब 100 लोगों को मार गिराया। लेबनान में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद मोसाद की नजर अब म्यूनिक मैसेकर के मास्टरमाइंड अली हसन सलामे पर थी। मोसाद को सूचना मिली कि अली हसन सलामे नॉर्वे के छोटे से शहर लिलीहैमर में छुपकर बैठा हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मोसाद के एजेंट्स उसे मारने के लिए लिलीहैमर पहुंच गए, लेकिन इस बार मोसाद तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई थी। दरअसल एजेंट्स जिसकी हत्या करने वाले थे वो सलामे नहीं बल्कि एक मोरक्कन वेटर अहमद बुशिकी था। ये गलत खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद सलामे ने ही मोसाद तक पहुंचाई थी, ताकि जाल में मोसाद के एजेंट्स को फंसाकर उसके सीक्रेट ऑपरेशन को एक्सपोज किया जा सके। पहले से ही तय प्लानिंग के तहत मोसाद के एजेंट्स ने 21 जुलाई 1973 को लिलीहैमर में अहमद बुशिकी की गोली मारकर हत्या कर दी।
जैसे ही उसकी हत्या हुई, तुरंत नॉर्वेजियन पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेरते हुए मोसाद के 6 एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिनमें 2 महिला एजेंट्स भी शामिल थी। हालांकि इस यूनिट के लीडर माइकल हरारी भागने में सफल रहे। नॉर्वे में पकड़े गए सभी एजेंट्स पर केस चलाया गया, जिनमें से 5 को वेटर अहमद बुशिकी की हत्या का दोषी मानते हुए जेल में डाल दिया गया। जब नॉर्वे पुलिस ने इस मामले को लेकर बहुत सख्ताई से पूछताछ की तो उन्होंने ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड की सारी परतें पुलिस के सामने खोल कर रख दी। मोसाद ने ऑपरेशन के दौरान कई देशों में जाकर कार्रवाई की थी, इसलिए ऑपरेशन के एक्सपोज होने के बाद कई देशों ने इसके लिए इजराइल को खूब क्रिटिसाइज किया। इससे गोल्डा मेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा था, जिसके चलते उन्होंने इसे बंद करने का आदेश दे दिया। इस तरह ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड अपने शुरू होने के केवल 1 साल बाद ही ठंडे बस्ते में जा चुका था, जबकि म्यूनिक मैसेकर में शामिल हत्यारे अब भी खुली हवा में सांस ले रहे थे। उन सबको मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद बेचैन हो रहा था, लेकिन सरकार के आदेश ने उनके हाथ बांध रखे थे। इस घटना को 4 साल का वक्त बीत चुका था। 4 सालों तक ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड यूं ही बंद पड़ा रहा, लेकिन जब 1977 में इजराइल में इलेक्शंस हुए और मनाहेम बेगिन इजराइल के अगले प्राइम मिनिस्टर चुने गए, तो उन्होंने अगले ही साल फिर से इस ऑपरेशन को शुरू करने का आदेश दे दिया। मोसाद और इजराइल को इतनी बदनामी और निंदा अली हसन सलामे के कारण ही झेलनी पड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उसी को मारने के लिए रात दिन एक कर उसे ढूंढना शुरू कर दिया गया। कई महीनों की लगातार खोजबीन के बाद 1978 की सर्दियों में मोसाद ने अली हसन सलामे को खोज निकाला, जो कई सालों से लेबनान की राजधानी बेरूट में रह रहा था। सलामे अक्सर यहाँ की एक रोड रोए वेरदुन से गुजरता था, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए मोसाद ने नवंबर 1978 में एक महिला एजेंट को ब्रिटिश सिटीजन के रूप में बेरूट भेजा। महिला एजेंट ने सलामे को ट्रैक करने के लिए उसी रोड के किनारे पर मौजूद एक अपार्टमेंट में किराए पर रहना शुरू कर दिया। यहाँ फीमेल एजेंट उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने लगी, तो वही मोसाद के 2 और एजेंट्स ब्रिटिश और कैनेडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बेरूट पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोनों एजेंट्स सलामे का शिकार करने के लिए जाल बिछाने लगे। उन्होंने एक कार को एक्सप्लोजिव से भरकर रूए वेरदुन रोड पर इस तरह खड़ा किया कि वो हर समय महिला एजेंट के घर से दिखाई दे सके। सही मौके की तलाश में कई हफ्तों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 1979 के दोपहर 3:35 पर सलामे अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ जैसे ही कार में सवार होकर उस एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी के पास से गुजरा, मोसाद की महिला एजेंट ने अपने अपार्टमेंट से गाड़ी को उड़ा दिया। जोरदार धमाके के साथ वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें सलामे अपने 4 बॉडीगार्ड सहित मारा गया। आखिरकार मोसाद अपनी छठी कोशिश में सलामे को मारने में कामयाब हो गया था। आगे भी मोसाद की कार्रवाई जारी रही और उसके एजेंट्स ने काफी सावधानी से लंदन, पेरिस, बेल्जियम और केन्स में घुसकर सैयद हमामी, एज़ेडीन कलक, जुहैर मोहसेन और नाइम खादेर जैसे पीएलओ से जुड़े लोगों को एक के बाद एक दर्दनाक मौत दी। इसके बाद 17 जून 1982 को इटली में नाज़े मायर और कमल हुसैन नाम के 2 पीएलओ सदस्यों को निशाना बनाया गया। नाज़े मायर को उनके घर के ही बाहर गोली मार दी गई और कमल हुसैन को उनकी कार में बॉम्ब विस्फोट कर मार दिया गया। इसी तरह 10 जून 1986 को पीएलओ के डीएफएलपी गुट के सेक्रेटरी खालिद अहमद नजल की भी एथेंस के एक होटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल दर साल बदलते गए, लेकिन इजराइल का ये ऑपरेशन यूं ही चलता रहा, जिस दरमियान मोसाद ने बिना अपनी पहचान उजागर किए पीएलओ, ब्लैक सितंबर और फतह की टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुलाकर कई देशों में उनके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इस ऑपरेशन को मोसाद ने करीब 20 सालों तक जारी रखा और दुनिया के कई देशों में घुसकर म्यूनिक हमले के जिम्मेदार लोगों को चुन चुन के मौत के घाट उतारा। इस दौरान मोसाद ने जर्मनी की जेलों से रिहा हुए 3 आतंकियों में से भी 2 को मार गिराया, लेकिन उनमें से एक आतंकी जमाल अल-गाशी उनके हाथ नहीं आ सका। साल 1999 में उसे एक डॉक्यूमेंट्री 1 डे इन सितंबर में भी इंटरव्यू देते हुए देखा गया। भले ही मोसाद म्यूनिक मैसेकर केस एक हत्यारे को मौत के अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उसने 20 सालों तक ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड के जरिए सैकड़ों दुश्मनों को यमलोक भेजकर अपने 11 एथलीट्स को सच्ची श्रद्धांजलि दी।